तो हीलिंग ऑफ रिलेशनशिप थ्रू चक्र बैलेंसिंग, यह है हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले रिलेशनशिप का नेचर क्या है, होती कैसी रिलेशनशिप? बहुत बहुत सिंपल है। रिलेशनशिप लॉज ऑफ नेचर को फॉलो करती है। आपको कुछ नहीं करना, अपने आसपास झांकना है इस प्रकृति को, और जो प्रकृति के नियम हैं वही नियम रिश्तों पर भी लागू होते हैं। तो सबसे पहला नियम प्रकृति का क्या है? आप खुद सोचिए, सबसे पहला नियम प्रकृति का क्या है? सबसे पहला नियम है प्रकृति का गिव फर्स्ट। आपको पहले देना पड़ता है। एक बीज को जब आप धरती मां के गर्भ में डालते हो तभी वो एक वृक्ष का स्वरूप लेता है और हमें फल प्रदान करता है। तो पहले हमें बीज डालना पड़ता है। अगर हम बोले कि नहीं हमें बीज तो डालना नहीं, लेकिन मुझे फल सारे चाहिए, तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बीज जब डालेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। उसी पक्का प्रकार रिलेशनशिप में भी जब तक हम डालेंगे नहीं, कुछ देंगे नहीं, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। हमेशा लोग इसमें कतरा जाते कि भाई मैं क्यों पहल करूं। तो अगर आपको रिलेशनशिप अच्छी करनी है तो आपको पहल करनी होगी। प्लेन एंड सिंपल, प्लेन एंड सिंपल, कि अगर आपको फल चाहिए तो आपको बीज डालना पड़ेगा। जिसको फल चाहिए होता है उसे बीज डालना पड़ता है। फिर फलों का स्वाद तो हजारों लोग और ले लेते हैं, लेकिन अगर आपके मन में इच्छा आई है तो बीज तो आपको ही डालना होगा। दूसरा लॉ क्या है? यू रीप वॉट यू सो। हम बीज डालेंगे बबूल का और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें आम मिले, तो मिलेगा क्या? नॉट पॉसिबल। हम जो बीज डालेंगे हमें वही प्राप्त होगा। संतरे के डालेंगे तो संतरा मिलेगा, आम के डालेंगे तो आम मिलेगा। जो बीज डालेंगे वही मिलेगा। तो रिलेशनशिप का वही लॉ है। अगर हम प्रेम, कॉपरेशन, सहानुभूति, अगर हम इस तरह के, अगर हम पॉजिटिव इमोशंस एंड वैल्यूज को अपने रिलेशनशिप में डालते हैं तो हमें भी वही रिटर्न में मिलता है। और वही अगर हम ईर्ष्या, द्वेष, करुणा, अहंकार, इस तरह के नेगेटिव चीजों के अगर हम बीज डालते हैं तो हमें वो नेगेटिविटी ही प्राप्त होती है। सो यू रीप वॉट यू सो। आप जो बोगे वही पाओगे। तीसरा, एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स। एक बीज अगर हम डालते हैं तो क्या हमें एक ही फल मिलता है? नो, हमें हजारों फल मिलते हैं, वो भी एक बार नहीं, बार 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 बार। तो वैसे हम जब रिलेशनशिप में जो भी बीज डालते हैं, अच्छी के या खराब के, जो भी बीज हम रिलेशनशिप में डालते हैं, तो सिर्फ हमें उतना ही वापस नहीं मिलता, हमें मल्टीपल टाइम्स मिलता है और अनेकानेक बार मिलता है। एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स। चौथा, कांस्टेंट नर्चरिंग। बीज डाल के क्या हम भूल जाते हैं? नहीं, हमें नर्चर करना पड़ता है, उसे पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, प्रॉपर सनलाइट देना पड़ता है, एयर देना होता है, उसकी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। वैसे जो रिश्ते हैं उनको हर मिनट नर्चरिंग की आवश्यकता होती है। एक बार हमने कुछ अच्छा कर दिया और हम सोचे कि बस हो गया, नहीं, वो नहीं चलेगा। आपको कंटिन्यूअसली अपने रिलेशनशिप पर वर्क करते जाना होगा। तो कांस्टेंट नर्चरिंग की आवश्यकता है। एंड फाइनली, कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ ब्लो। पेड़ को बनाने में कितना समय लगता है? कई कई साल लग जाते हैं और बहुत मेहनत लगती है। लेकिन उसको अगर मुझे तोड़ना है तो क्या करना होगा? खाली कुल्हाड़ी चलानी है। एक कुल्हाड़ी चलाई और सालों जो हमने परिश्रम किया था उसके पीछे, वो मिनटों में खत्म, वो पेड़ धराशायी हो जाता है। सिमिलरली हमारे जो रिश्ते हैं, सालों साल हम लगा देते हैं उसको नर्चर करने में, लेकिन वो एक एक छोटी सी गलतफहमी होती है, उससे इंस्टेंटली वो फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है फॉर एवर।
तो रिलेशनशिप फॉलोज द लॉ ऑफ नेचर। हमें बीज डालना है, उसकी कांस्टेंट नर्चरिंग करनी है। जो बीज डालेंगे वही फल प्राप्त होंगे, और एक फल प्राप्त नहीं होगा, अनेकानेक प्राप्त होगा, और अनेकानेक बार प्राप्त होगा। लेकिन साथ ही साथ अगर उसका केयर हमने नहीं किया तो वो सेकंड्स के अंदर में समाप्त हो जाएगा। So life is like a mirror reflecting what you do. You give it a smile and a smile comes to you. तो जो हमारा जीवन है ना, वो एक मिरर के समान है, एक आईने के समान है। आप जो उसको देते हो वही आपको रिटर्न में प्राप्त होता है। तो अगर आप अपने कोई भी रिलेशनशिप से अगर दुखी हो, अगर हैप्पी नहीं हो, तो आपको अपने अंदर झांक के चेक करना होगा कि क्या है, मैं क्या देने में कुछ प्रॉब्लम कर रहा हूं, मैं दे कुछ और रहा हूं, एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा हूं, नर्चरिंग कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कि एक ब्लो में उसको खत्म कर दे रहा हूं। हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम अपने रिश्तों के साथ कर क्या रहे हैं, क्योंकि रिश्ते ही हमारे जीवन की नींव है, फंडामेंटल है। क्योंकि हम जो पैदा हुए हैं और जिन रिश्तों के साथ पैदा हुए हैं, क्या आपको लगता है कि बस इसी जन्म में उनके साथ पैदा हुए हैं? जो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन है, पति या पत्नी है, बच्चे हैं, और भी जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो सारे लोग जिनके साथ हम हर मिनट कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, ये है हमारे सोल ग्रुप। सोल यानी आत्मा, ये हमारी आत्मा का समूह है। तो क्या ये आत्मा का समूह सिर्फ इसी जीवन में हमें प्राप्त हुआ है, कि हर जन्म हमें मिलता जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोचने के लिए कि आत्मा का जो समूह है वो सिर्फ इस जीवन तक लिमिटेड है कि कई जन्मों से हमें प्राप्त हो रहा है। इसके लिए छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक बार एक सांप और नेवले के बीच में लड़ाई हो गई थी, और नेवला जो था उस सांप को अटैक करने जा रहा था। जैसे ही नेवला कूदा सांप को अटैक करने के लिए, उसी क्षण सांप ने, एक साधु वहां बैठे थे और उन्होंने अपने ध्यान से वो अचानक से उठे और उन्होंने कहा, रामलाल, कब तक ये सांप नेवले का खेल खेलते रहोगे? और जैसे उन्होंने ये बात बोली, जो नेवला था जिसने अपने मुंह में सांप को ऑलमोस्ट दबोच लिया था, रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया, और उसे जाति स्मरण हो गया। वो अपने पास्ट में चला गया और जाके उसने क्या पाया कि कई कई जन्मों पहले वो रामलाल था, और जो सांप था वो उसका बेस्ट फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर था श्यामलाल। दोनों की सबसे पक्की दोस्ती थी, इतनी गहरी दोस्ती कि लोग उन्हें सगे भाई से भी ज्यादा मानते थे। बट एक बार एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और दोनों जानी दुश्मन बन गए। रामलाल श्यामलाल का दुश्मन बन गया, श्यामलाल रामलाल का दुश्मन बन गया, और दोनों फाइटिंग करने लग गए। और रिवेंज की फीलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि जब वो मरे तो रामलाल बन गया नेवला और श्यामलाल बन गया सांप, और नेवले ने सांप का अटैक किया। अगला जन्म हुआ, नेवला बना सांप और सांप बना नेवला। फिर से जो नेवला बना उसने सांप का अटैक किया, और इस तरह से जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म चलते गए, और इस सांप और नेवले का जो खेल है वो हर जन्म चलता गया। तो ऐसा कहीं हमारे जीवन में तो नहीं हो रहा है कि हम अपने कोई रिश्तों से परेशान हैं, कि भाई हमारी सासू माँ है उनके साथ नहीं जमती, कि हमारी ननद है उसके साथ नहीं जमती, या पति के साथ नहीं जमती, या कोई भी हमारे रिश्ते हैं जो हमें दुख दे रहे हैं। तो झांकना बहुत जरूरी है हमारे कर्मों के अंदर। हमें अपने थ्योरी ऑफ कर्मा को समझना होगा।
कि ऐसा क्या हमने किया था जिसके कारण हमें इस बार प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। अगर हमें कुछ प्रताड़ना सहनी पड़ रही है तो ये लॉ ऑफ नेचर है कि हमने कभी उनको प्रताड़ित किया था, और ये गिव एंड टेक चल रहा है। इस जीवन में हम पावरफुल बने, हम प्रताड़ना दे रहे हैं, अगले जन्म जन्म में वो पावरफुल होंगे, वो नेवला का रूप लेंगे, वो हमें प्रताड़ित करेंगे, फिर उसके अगले जन्म में हम नेवला बनेंगे, वो सांप बनेंगे, हम उनको अटैक करेंगे। और ये नेवला सांप का स्टोरी पता नहीं कितने जन्मों से हमारे जीवन में कॉन्स्टेंटली चलता आ रहा है, कॉन्स्टेंटली चलता आ रहा है। सो बहुत जरूरी है ये समझना कि हमारे जो सारे रिश्ते हैं वो हमारे ही कर्मों के कारण है। अगर हम किसी से प्रताड़ित हो रहे हैं तो उसके पीछे भी हमारे ही कुछ गलत कर्म है पूर्व जन्म के, और अगर हम किसी को प्रताड़ना दे रहे हैं तो डोंट रिलैक्स, बहुत जल्दी आप भी प्रताड़ित होने वाले हो। दिस इज लॉ ऑफ नेचर और आप इस लॉ से भाग नहीं सकते। और जितने भी रिश्ते हैं उन सबको हमने चुना है, ये अचानक से हमें नहीं मिल गए। हम जब उस एस्ट्रल वर्ल्ड में थे तो हमने अपना सारा लेखा जोखा लिखा था, अपनी पूरी जीवनी लिखी थी, अपने जीवन के एक एक एक्सपीरियंस को लिखा था कि हम इस जीवन में क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए हमने ये सारे रिश्तों का क्रिएशन किया था। हमारे जो माँ बाप है वो अचानक से नहीं बन गए हमारे माँ बाप, हमने खुद ने चुना है उन्हें अपना माँ बाप कि वे ही हमारे माता पिता बनेंगे और हमें इस जीवन में ये एक्सपीरियंस कराएंगे। हमारे हस्बैंड या हमारी वाइफ ऐसे नहीं हो गए, हमने चुना है। हमारे ब्रदर सिस्टर्स ऐसे नहीं हो गए, हमने चुना है। और वो उन्हें चुनने के साथ साथ उनके साथ हम क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो भी हमने अपने लाइफ स्क्रिप्ट में लिखा है। तो ये जो भी हो रहा है वो आपकी खुद की चॉइस से हो रहा है। डिफरेंस ये है, जब आपने लिखा था और चुना था तब आप एक निर्गुण निराकार अवस्था में थे, तब आपका सिर्फ उद्देश्य ये था एक्सपीरियंस करना, ताकि आप कुछ सीख सको, अपनी आत्मा को बलिष्ठ कर सको। लेकिन जब आप यहां पर आए धरती में तो आप माया से वशीभूत हो गए, और क्या हुआ, आप भूल गए उस निर्गुण निराकार से आप सगुण में आ गए, और अब आपको सुख दुख का आभास होने लगा। अब प्रताड़ना आपको दुख देने लगी, किसी को प्रताड़ित करना आपको सुख देने लग गया। ये लिखा आप ही ने है और आपके पास कोई चॉइस नहीं है। यू डोंट हैव एनी चॉइस एट ऑल बट टू हील योर रिलेशनशिप। क्योंकि जब तक आप अपने रिश्तों को हील नहीं करेंगे, जब तक वो कार्मिक ट्रांजैक्शंस आप क्लोज नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपकी गति नहीं हो सकती, आपका ग्रोथ नहीं हो सकता, आपका असेंशन नहीं हो सकता, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप इसी 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे जब तक आप अपने रिश्तों को हील नहीं करते। और ये जो सोल ग्रुप है, ये सोल ग्रुप एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। अगर आप अपने सोल ग्रुप का हाथ खींच के अगर नीचे करते हो तो आप भी नीचे हो जाते हो, और अगर आप हाथ पकड़ के उन्हें ऊपर ले जाने की कोशिश करते हो तो आप भी उनके साथ ऊपर जाते हो, क्योंकि आपका जो पूरा आत्मा का समूह है वो जुड़ा हुआ है। आप सोचो कि आप अकेले ग्रोथ कर लो और आपके ननद, आपके देवर, आपके और जो रिश्ते जो हैं वो नहीं ग्रोथ कर सके, पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। आपको गति ही नहीं मिलेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू हील योर रिलेशनशिप। अपने रिश्तों को आपको सुधारना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं सुधारेंगे तो वो और विकराल रूप लेके आपके सामने आएंगे। इस जन्म में सासू मां बन के शायद आपको प्रताड़ित होना पड़ रहा है, अगले जन्म में वो आपकी बेटी बन के आ जाएंगी, फिर क्या करोगे आप? बच्चों से तो आप भाग नहीं सकते, सासू मां से तो फिर भी भाग सकते हो, बच्चों से कहां भागोगे? सो यू हैव नो चॉइस, यू हैव नो चॉइस। अब जितना उन रिश्तों से भागोगे वे रिश्ते उतने क्लोजली आपके पास आते जाएंगे।
और तब तक आते जाएंगे जब तक आप उनको हील नहीं करते। सो बेटर लेट देन नेवर। आज इसी वक्त हम इसे हीलिंग करने के लिए की कोशिश करते हैं। तो अब इस कार्मिक बैगेज को हम कैसे करेंगे, हम कैसे हील करेंगे अपने रिश्तों को? 3 स्टेप प्रोसेस, बहुत इजी है। रिश्तों को हील करना बहुत इजी है। सबसे पहला, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड लव। यही जड़ है, क्योंकि हम हर इंसान को वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाते जैसा वो है। हम उसे वैसा चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं, बट वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो जो आत्मा है वो कुछ एक्सपीरियंस करने आई है। वो कुछ एक्सपीरियंस करने आई है, वो अपनी लाइफ स्क्रिप्ट के पास आई है, वो अपने पर्पस एंड लाइफ एजेंडा को पूरा करने आई है, वो अपने कर्मों के वशीभूत होकर आई है। तो अगर उसके कर्म उसे मिर्ची बना रहे हैं तो मिर्ची ही बनेगी। होगी कि वो शक्कर बन जाए तो पॉसिबल नहीं है। मिर्ची मिर्ची ही रहेगी, वो शक्कर नहीं बनेगी। और जो शक्कर बन के आई है, अगर आप उसको बोलोगे कि थोड़ी सी खटमिट हो जाए, इमली जैसी हो जाए, तो इमली नहीं बन सकती, क्योंकि वो तो शक्कर ही एक्सपीरियंस करने आई है। तो जो आत्मा जो एक्सपीरियंस करने आई है, आपको उसे एक्सपीरियंस करने देना होगा, आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड लव इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। आपको अपनी हर आत्म समूह की आत्माओं को वैसे एक्सेप्ट करना होगा जैसे कि वो है। हम उन्हें वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं, और वहीं रिश्तों में दरारें शुरू हो जाती है। जिस क्षण हम जिसको जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, उस क्षण रिश्ते सुधरने शुरू हो जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कब वो रिश्ते ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वो इंसान भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बट उस इंसान को ट्रांसफॉर्म करने के पहले आपको खुद को ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। दूसरा, ग्रैटिट्यूड। हर एक इंसान जो आपके जीवन में आया है, वो आपका कुछ न कुछ भला कर रहा है, तो ग्रैटिट्यूड का भाव होना चाहिए। अगर आपको प्रताड़ना भी मिल रही है तो उसमें भी आपका कुछ भला है, आप स्ट्रांग बन रहे हो, क्योंकि यही तो आप एक्सपीरियंस करना चाहते थे, यही तो आपने अपने लाइफ स्क्रिप्ट में लिखा था कि मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूं। लेकिन सोना क्या बिना तपे सोना बन सकता है? नहीं बन सकता। सोना बनने के लिए तपना पड़ता है, और जब तपते हैं तो दर्द होता है। बिना तपे, बिना दर्द महसूस किए आप सोना नहीं बन सकते, और सोना बनना है तो उस मार्ग से गुजरना पड़ेगा। और तब अगर सोना बोले कि भाई मुझे क्यों तपा दिया, मुझे भट्टी में क्यों डाल दिया, अगर सोनार को बोले तो फिर तो गलत है। सोनार के प्रति वो ग्रैटिट्यूड का भाव होना चाहिए। तो हर इंसान जो आपके जीवन में आपको कष्ट दे रहा है, उसके प्रति भी ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि वो तपा तपा के आपको सोना बना रहा है, आपकी लाइफ स्क्रिप्ट को पूरा करने में आपकी मदद कर रहा है। और जो अच्छा कर रहे हैं उनके प्रति तो आपको ग्रैटिट्यूड होना ही चाहिए। सो सेकंड, ग्रैटिट्यूड। और थर्ड, फॉरगिवनेस। क्षमा देना और क्षमा मांगना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम क्षमा दे नहीं पाते, हम गांठे बना के रखते हैं, और उस कर्मों के जंजाल में हम उलझ के रह जाते हैं, और वो जंजाल जो है वो कितना बड़ा रूप ले लेता है हमारे जन्म के बाद जन्म में, हम खुद रियलाइज नहीं कर पाते कि हम कितने उसके लपेटे में आते जा रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, कुछ भी चीजें अगर सही नहीं हुई है तुरंत माफ कर दो, क्योंकि आप होते कौन हो जज की सीट में बैठकर उसका जजमेंट करने वाले? जज तो वो एक ही है, लेट हिम जज। जिसका जो काम है उनको वो करने दीजिए। जजमेंट भगवान का काम है, भगवान जज करेंगे किसको क्या करना है, आपको जज नहीं करना है। आपको तो क्षमा देना है और अपने को उस कर्मों से मुक्त कर देना है। सबसे इजी तरीका है कर्मों के जंजाल से अपने आप को मुक्त करने का, वो है क्षमा करना और क्षमा मांगना। जाने अनजाने कोई भूल हुई है, तुरंत क्षमा मांग लीजिए भाव के साथ, आपके कर्मों की निर्जरा हो जाती है।
और किसी और ने गलती की तो मन में गांठें बांधने की जगह उसे क्षमा कर दीजिए, तो आपको कर्म दोष नहीं लगता। तो अगर हमें अपने रिश्तों को ठीक करना है तो 3 स्टेप: अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड लव, एक्सेप्ट एवरीवन द वे दे आर, जो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट करें। दूसरा, कृतज्ञता का भाव, अच्छा किया या बुरा किया, जो किया वो मेरे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ था, क्योंकि वही तो मेरी आत्मा चाहती थी, उसने वही तो लाइफ स्क्रिप्ट में लिखा था, और ये माध्यम बनकर आपकी लाइफ स्क्रिप्ट को पूरा कर रहे हैं। कृतज्ञता का भाव रखें। और तीसरा, फॉरगिवनेस, क्षमा भाव, ये आपको कर्मों से मुक्त करता है। और अब ये जितने भी हमारे रिश्ते हैं, वो सारे के सारे रिश्ते हमारे अंदर ही वास करते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, देवर, ननद, हमारे यहाँ जो काम करते हैं वो लोग, जितने भी हैं हमारे रिश्ते, सब हमारे अंदर वास करते हैं। कहाँ वास करते हैं? हमारे 7 चक्र के अंदर। क्या है हमारे 7 चक्र? रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे है हमारा मूलाधार चक्र, जो सामने लाल रंग में आपको दिख रहा है। फिर नाभि से 4 अंगुल नीचे जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है वो है स्वादिष्टान चक्र। नाभि पर येलो कलर का मणिपुर चक्र, वक्षस्थल पे, चेस्ट पर ग्रीन कलर का अनाहत चक्र, कंठ पर विशुद्धि चक्र ब्लू कलर का, यहाँ पे इंडिगो कलर का भ्रू मध्य में, दोनों आईब्रोज के बीचों बीच जहां बिंदी लगी है वहां पर है आपका आज्ञा चक्र, और ये है आपका क्राउन सेंटर पे सहस्रार चक्र। ये 7 चक्रों में आपका पूरा सोल ग्रुप निवास करता है, और आज हम उसी को समझेंगे और ये चक्रों में जाकर हम उनकी हीलिंग करेंगे। तो सबसे पहले मूलाधार में किसका वास है? मूलाधार में वास है वो सारे सोल ग्रुप का, वो सारे आत्मीय जन का जो हम पर आश्रित हैं, हम पर डिपेंडेंट हैं। कौन कौन हो गए वो? जो हमारे यहाँ काम करते वे सारे लोग। हमारे घर में कोई अगर बीमार है, जिनको हमारी देख रेख की आवश्यकता है, वो हो गए। हमारे बुजुर्ग माता पिता जो हम पर अब पूरे आश्रित है। कभी एक समय था जब हम उन पर आश्रित थे, लेकिन बोलते ना, लॉ ऑफ नेचर है, ये पहिया है जो ऊपर नीचे करता है, आज वो हम पर आश्रित है। हमारे बच्चे अगर बहुत छोटे हैं तो वो हम पर आश्रित है। वो सारे आत्म का समूह जो हम पर आश्रित है वो मूलाधार में वास करता है। फिर स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान में वास है आपके पति का या पत्नी का, आपके स्पाउस का, जीवन संगिनी का। मणिपुर में नाभि पर वास है वो सारे आत्म समूह का जो आपके सम लेवल के हैं, आपके बराबर हैं, जिनका स्टेटस आपके समान है। तो वो कौन हो गए? आपके भाई बहन, आपके देवर, आपके ननद, आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पड़ोसी, नेबर्स, ये सारे लोग जो आपके सम लेवल के हैं, वो हो गए मणिपुर में वास। अनाहत वक्षस्थल पे वास है आपके पिता का। विशुद्धि कंठ पे वास है आपकी खुद की आत्मा का, सेल्फ का। सेल्फ यानी कौन? मैं क्या हूं? मैं एक आत्मा हूं। तो यहाँ पे वास है आपकी आत्मा का। आप कितने अपने आत्मा से जुड़े हो, आत्म बोध कैसा है आपका, आप शरीर बोध में जी रहे हो कि आत्म बोध में जी रहे हो, वो डिसाइड करता है आपका विशुद्धि चक्र। और फिर आज्ञा, आज्ञा में वास है आपके गुरु का। एंड फाइनली सहस्रार में वास है आपकी मां का। तो सारे रिश्ते जो हैं वो सब वास करते हैं आपके 7 चक्रों के अंदर।